Welcome to SPM IS Academy. Today we'll analyze important newspaper articles of 22nd March 2021. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. You can download the PDF version of February 2021 magazine from our website spmisacademy.com. You can also join our WhatsApp group through the link given in the description section for more study materials. For students, there is an announcement. We at SPMIS Academy are starting a new foundation course for both APSC and UPSC. This course will be in both online and offline mode. Interested students can contact us on the given contact details here. This is the list of the topics that we'll be covering from today's newspaper. The first article is taken from editorial segment. It is about World Water Day. This topic is important from our syllabus paper 3 गवर्नेंस पॉइंट ऑफ व्यू. तो देखिए आज 22 मार्च है एंड दिस डे इज सेलिब्रेटेड एज यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड वाटर डे. और इस साल का थीम है वैल्यूइंग वाटर. और ये वर्ल्ड वाटर डे इसलिए मनाया जाता है ताकि पूरे दुनिया भर में वाटर के कंजर्वेशन को लेकर के अवेयरनेस जनरेट की जा सके. लेकिन इस आर्टिकल में भी ऐसा लिखा है कि वाटर कंजर्वेशन को लेकर के इंडिया में खासकर अवेयरनेस जनरेट करने की ज़रूरत है, क्योंकि इंडिया के अंदर धीरे धीरे वाटर स्कैरसिटी बढ़ती जा रही है. और इंडिया के अंदर वाटर क्राइसिस या वाटर स्कैरसिटी का क्या सिनेरियो है, दैट विल बी वेरी मच क्लियर विथ हेल्प ऑफ दीज टू रिपोर्ट्स दैट हैव बीन रिसेंटली पब्लिश्ड. तो दो रिपोर्ट है, कंपोजिट वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स रिपोर्ट एंड हिंदुकुश हिमालय असेसमेंट रिपोर्ट. इन दोनों रिपोर्ट्स के कुछ डाटाज यहाँ शेयर किए जाएंगे इन ऑर्डर टू हेल्प यू अंडरस्टैंड कि कैसे इंडिया के अंदर वाटर स्कैरसिटी बढ़ती जा रही है. तो सबसे पहले देखते हैं कंपोजिट वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स रिपोर्ट. ये रिपोर्ट नीति आयोग ने मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के साथ मिल करके प्रिपेयर किया है. ये पहली बार ये रिपोर्ट प्रिपेयर किया गया था 2018 में, और फिर दूसरी बार इसको रिलीज़ किया गया. इसका दूसरा रिपोर्ट पब्लिश किया गया इन 2019. तो दूसरे वाले को नाम दिया गया कंपोजिट वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स 2.0. 2020 में भी पब्लिश होता अगर कोरोना वायरस पैंडेमिक ना आता तो, लेकिन कंपोजिट वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स 3.0 कोरोना वायरस पैंडेमिक के कारण पब्लिश नहीं हो पाया. तो जो लास्ट कंपोजिट वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स है, दैट इज़ कंपोजिट वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स 2.0 ऑफ 2019, उसके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स को देख लेते हैं. इस इंडेक्स में तो सबसे पहले हमारे देश के तमाम जो स्टेट्स हैं उनको अरेंज किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ, या लॉजिकली उनको प्रायोरिटाइज किया गया ऑन द बेसिस ऑफ देयर वाटर मैनेजमेंट एफर्ट्स, कि किस तरीके से ये तमाम स्टेट्स अपने अपने एरिया में वहाँ की स्टेट गवर्नमेंट वाटर मैनेजमेंट को इंक्रीज कर रही है, वाटर मैनेजमेंट को लेकर के अवेयरनेस जनरेट कर रही है. इसके टोटल 9 इंडिकेटर्स हैं जिनके बेसिस पे हमारे देश के स्टेट्स को अरेंज किया गया है. ये 9 इंडिकेटर्स यहाँ लिखे हैं. एक बार प्रीलिम्स एग्जाम से पहले इसको आप देख लेना. तो सबके अपने अपने वेटेज भी हैं. आउट ऑफ 100 प्रीलिम्स में आजकल कभी कभार बहुत ही डेप्थ से वो सवाल पूछ लेते हैं, तो हो सकता है वो आपसे पूछ लें. यूपीएससी प्रीलिम्स की मैं बात कर रहा हूँ कि कंपोजिट वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स के अंदर कौन कौन से पैरामीटर हैं. तो एक बार प्रीलिम्स से पहले इसको देख के जाना. और नीति आयोग ने ये रिपोर्ट में तमाम हमारे देश के सारे स्टेट्स को अरेंज किया ऑन द बेसिस ऑफ देयर वाटर मैनेजमेंट एफर्ट्स. तो एक बार जो लास्ट कंपोजिट वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स 2.0 है उसके अंदर रैंकिंग देख लेते हैं. तो गुजरात इज बेस्ट मैनेज्ड स्टेट फॉलोड बाय आंध्र प्रदेश एंड मध्य प्रदेश. तो गुजरात के अंदर वाटर मैनेजमेंट एफर्ट सबसे बेहतरीन तरीके से किया जा रहा है बाई गुजरात गवर्नमेंट. अगर नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स एंड हिमालयन स्टेट्स का एक साथ रैंकिंग निकाला गया है, नॉर्थ ईस्टर्न एंड हिमालयन स्टेट्स, उसमें सबसे ऊपर है हिमाचल प्रदेश, फॉलोड बाय उत्तराखंड, त्रिपुरा, और चौथे नंबर पे है आसाम. जो स्टेट्स हैं जैसे कि झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश, दे आर वर्स्ट परफॉर्मर्स. तो यहाँ पे नॉन हिमालयन स्टेट्स की रैंकिंग दी गई है, यहाँ पे हिमालयन स्टेट्स की रैंकिंग दी गई है, हिमालयन एंड नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स की. तो ये रैंकिंग में आप देख सकते हैं कि आसाम चौथे नंबर पे है. एपीएससी वाले स्टूडेंट्स आसाम की रैंकिंग जरूर याद रखेंगे. और उसको स्कोर मिला है 44 इन कंपोजिट वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स 2.0, 44 आउट ऑफ 100. अभी कुछ इंपॉर्टेंट डाटा शेयर किए गए इसी आर्टिकल में अकॉर्डिंग टू कंपोजिट वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स 2.0. डाटा को याद रखना, एक दो डाटा भी आप याद रखो, सारे के सारे याद मत रखो. कभी भी वाटर स्कैरसिटी पे सवाल आ जाए मेंस में तो इन डाटा का इस्तेमाल आप करना. तो एक इंपॉर्टेंट डाटा है कि इंडिया इज प्लेस्ड एट 120th रैंकिंग आउट ऑफ 122 कंट्रीज इन द वर्ल्ड एज फार एज आवर वाटर क्वालिटी इंडेक्स इज कंसर्न्ड. तो हमारे देश की वाटर क्वालिटी बहुत खराब स्तर की है, स्टैंडर्ड की है अकॉर्डिंग टू दिस वाटर क्वालिटी इंडेक्स. उसके अलावा 70% ऑफ वाटर सप्लाई इन इंडिया इज लाइकली टू बी कॉन्टैमिनेटेड एंड अराउंड 2 लाख डेथ्स
happen every year because of inadequate safe drinking water। और हमारे देश का 53% एग्रीकल्चरल एरिया अभी भी ऐसा है जो पूरी तरह से रेन के ऊपर डिपेंडेंट है, दैट मीन्स दे आर रेन फेड एरियाज, वहाँ पे इरिगेशन फैसिलिटीज़ अभी तक अवेलेबल नहीं कराई गई हैं। तो मतलब, और आपको तो पता है कि हमारे देश में जो मोस्ट ऑफ द रेन आता है वो मानसून के थ्रू आता है, और मानसून कितना इरेटिक है, उस पर ज़्यादा आप डिपेंड नहीं कर सकते, कभी ज़्यादा बारिश होती है कभी कम बारिश होती है। और 53% अभी भी एग्रीकल्चर जो है हमारा, या एग्रीकल्चरल लैंड, वो मानसून पे डिपेंड करता है फॉर इट्स इरिगेशन रिक्वायरमेंट्स। तो आप समझिए कि अभी भी कितनी अनसर्टेनिटी है हमारे देश के अंदर एज फार एज वाटर रिसोर्सेज आर कंसर्न। और इसी कंपोजिट वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स 2.0 में ये भी बताया गया था, ये देखिए, ये कंपोजिट वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स 2.0 2019 में आया था। उसमें बोला गया था कि दिल्ली, चेन्नई, बेंगलोर, हैदराबाद जैसे जो शहर हैं, अपार्ट फ्रॉम दीज 21 मोर सिटीज़ विल रन आउट ऑफ देयर ग्राउंड वाटर बाई 2020। तो 2019 में ये रिपोर्ट में बोला गया कि 2020 में, यानी कि एक साल के अंदर ही 21 शहरों में इंक्लूडिंग दिल्ली, चेन्नई, बेंगलोर एंड हैदराबाद, इनका ग्राउंड वाटर खत्म हो जाएगा। लेकिन शायद से कोरोना वायरस पैंडेमिक और लॉकडाउन के कारण इंडस्ट्रियल यूटिलाइजेशन इतना ज़्यादा हुआ नहीं है, इस कारण से इन शहरों में अभी भी ग्राउंड वाटर पूरी तरह से तो ख़त्म नहीं हुआ है। उसके अलावा अगर मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति का एक डाटा देखा जाए तो इंडिया के अंदर पर कैपिटा वाटर अवेलेबिलिटी है 1486 क्यूबिक मीटर। इसका सरल शब्दों में मतलब ये है कि हर एक इंसान को ऑन एन एवरेज पूरे साल भर में 1486 क्यूबिक मीटर पानी अवेलेबल है हमारे देश के अंदर। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सबको इक्वल अवेलेबल है। ऑफ कोर्स आप ये जानते हैं कुछ लोग स्विमिंग पूल में पूरा दिन बैठे रहते हैं, मतलब लग्जरियस लाइफ बिताते हैं, और कुछ लोगों के पास ड्रिंकिंग वाटर भी नहीं होता। लेकिन ऑन एन एवरेज ये है 1486 क्यूबिक मीटर वाटर इज़ अवेलेबल टू ईच एंड एवरी इंडिविजुअल पर ईयर। और आने वाले 10 सालों में, दैट मीन्स बाई 2031 इट विल रिड्यूस टू 1367 क्यूबिक मीटर, तो और घटता ही जाएगा। अब जरा सा एक इंडिकेटर देख लेते हैं जिससे बेसिस पे दुनिया भर के कंट्रीज़ को अरेंज किया जाता है कि उनके यहाँ पे वाटर का क्या कंडीशन है, क्या वहाँ पे स्कैरसिटी है, क्या स्ट्रेस है। तो इस इंडिकेटर को कहते हैं फाल्कन मार्क इंडिकेटर। ये फाल्कन मार्क इंडिकेटर के हिसाब से अगर किसी कंट्री के अंदर वाटर अवेलेबिलिटी पर कैपिटा 2500 क्यूबिक मीटर से ज़्यादा है तो वहाँ पे वाटर की जो कंडीशंस है वो ओके है। 2500 टू 1700 है तो उस कंट्री को हम बोलेंगे कि ये वाटर वल्नरेबल कंट्री है। 1700 टू 1000 है तो बोलेंगे कि वाटर स्ट्रेस्ड कंट्री है। 1000 टू 500 तो बोलेंगे कि वाटर स्कैर्स कंट्री है, और 500 से कम है तो बोलेंगे कि इट्स एब्सोल्यूट वाटर स्कैर्स कंट्री। तो इंडिया ऑफ कोर्स यहाँ पे लाई कर रहा है अभी वाटर स्ट्रेस्ड एरिया में। हमारे यहाँ पे अभी अवेलेबल वाटर है 1486 क्यूबिक मीटर, सो वी आर अ वाटर स्ट्रेस्ड कंट्री। सो अकॉर्डिंग टू दिस फाल्कन मार्क इंडिकेटर इंडिया इज अ वाटर स्ट्रेस्ड कंट्री। याद रखना ये नाम हो सकता है प्रीलिम्स में आपसे पूछ ले कि फाल्कन मार्क इंडिकेटर इज इंडिकेटर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। आपको 4 ऑप्शन दे देगा, क्लाइमेट एंड एटमॉस्फेयर, वाटर इंडिकेटर, कुछ भी 4 ऑप्शन दे देगा। सो बी केयरफुल अबाउट दिस टर्म फाल्कन मार्क इंडिकेटर। उसके अलावा जो दूसरी रिपोर्ट की मैंने बात की थी, कंपोजिट वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स रिपोर्ट के अलावा जो दूसरी रिपोर्ट थी वो है हिंदू कुश हिमालय असेसमेंट रिपोर्ट। इस हिंदू कुश हिमालय असेसमेंट रिपोर्ट को पब्लिश करने वाली एजेंसी है इंटरनेशनल सेंटर फॉर इंटीग्रेटेड माउंटेन डेवलपमेंट। तो ये जो एजेंसी है हाल फिलहाल में बनाई गई है, ज़्यादा पुरानी एजेंसी है नहीं। इस एजेंसी, ये एक इंटर गवर्नमेंटल एजेंसी है और दुनिया के 8 देशों ने मिल करके ये इंटर गवर्नमेंटल एजेंसी इंटरनेशनल सेंटर फॉर इंटीग्रेटेड माउंटेन डेवलपमेंट बनाया है। और वो 8 कंट्रीज़ हैं, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, चाइना, इंडिया, म्यांमार, नेपाल एंड पाकिस्तान। मतलब वो सारे कंट्री जो इस हिंदू कुश और हिमालयन माउंटेन एरिया में पड़ते हैं, उन 8 कंट्री ने मिल करके ये ऑर्गेनाइजेशन बनाया है। इसका हेडक्वार्टर है काठमांडू के अंदर, दैट इज़ इन नेपाल। और ये ऑर्गेनाइजेशन इंटीग्रेटेड माउंटेन इंटरनेशनल सेंटर फॉर इंटीग्रेटेड माउंटेन डेवलपमेंट ने ये रिपोर्ट पब्लिश की है, हिंदू कुश हिमालयन असेसमेंट रिपोर्ट। और इस रिपोर्ट के बारे में ज़रा समझते हैं। ये रिपोर्ट भी 2019 में आया था, दैट वाज द फर्स्ट रिपोर्ट बाय दिस ऑर्गेनाइजेशन। और इस रिपोर्ट में कहा गया कि अगर हम अपना टारगेट, जो पेरिस क्लाइमेट डील का टारगेट है कि टेम्परेचर को हम 1.5 डिग्री सेल्सियस तक रोक देंगे, जो प्री इंडस्ट्रियल एरिया में टेम्परेचर था उससे एट मार्क्स टेम्परेचर इंक्रीज को हम 1.5 डिग्री सेल्सियस तक रोकेंगे। मतलब पेरिस क्लाइमेट डील का टारगेट है कि जो 1870 के आसपास हमारे एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर था उससे 1.5 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा टेम्परेचर हम बढ़ने नहीं देंगे बाई 2100। और इस रिपोर्ट में लिखा गया है कि अगर हम ये टारगेट को अचीव करने में सक्सेसफुल
सक्सेसफुल हो भी जाते हैं तो भी हिमालय और हिंदू कुश माउंटेन का लगभग 35% ग्लेशियर परमानेंटली खत्म हो जाएगा। इट विल गेट एक्सटिंक्ट, इट विल रिट्रीट परमानेंटली, पूरी तरह से खत्म हो जाएगा 35% ग्लेशियर। और ध्यान से समझिए, अगर हम 1.5 डिग्री सेल्सियस का टारगेट अचीव कर पाते हैं तो अकॉर्डिंग टू दैट पेरिस क्लाइमेट डील हमने ये टारगेट रखा है, और इनका ऐसा कहना है कि 1.3 डिग्री सेल्सियस तो टेम्परेचर ऑलरेडी बढ़ चुका है, तो मतलब दिस टारगेट इज ऑलमोस्ट इम्प्रोबेबल। इसको अचीव करना वैसे ही मुश्किल है, और इसको अगर अचीव कर लिया तो भी तब 35% हमारे ग्लेशियर्स खत्म हो जाएंगे। और ये ग्लेशियर्स ही हमारे सोर्स हैं इंपॉर्टेंट रिवर्स के, जैसे इंडस, गंगा, ब्रह्मपुत्र, जो इस एरिया की लाइफ लाइन है। ये जो रिवर्स हैं, these are the lifeline of these 8 countries, और इन रिवर्स का सोर्स है यहाँ के ग्लेशियर्स, और ये ग्लेशियर्स का लगभग 35% to 40% ग्लेशियर्स खत्म हो जाएंगे बिकॉज ऑफ क्लाइमेट चेंज एंड ग्लोबल वार्मिंग, अकॉर्डिंग टू दिस हिंदू कुश हिमालय असेसमेंट रिपोर्ट। इस टॉपिक के बेसिस पे हमने आपको ये प्रैक्टिस क्वेश्चन दे रखा है। यू कैन अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। द नेक्स्ट आर्टिकल इज टेकन फ्रॉम इंटरनेशनल सेगमेंट। इट इज अबाउट हीलियम इंपोर्ट फ्रॉम द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस पेपर 3 इंटरनेशनल रिलेशंस पॉइंट ऑफ व्यू। तो देखिए, सबसे पहले यूएस के अंदर जो हीलियम रिजर्व है उसके बारे में समझते हैं। यूएस यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका दुनिया का सबसे ज़्यादा हीलियम प्रोड्यूस करने वाला कंट्री है, और साथ ही साथ वहाँ पे सबसे ज़्यादा हीलियम रिजर्व्स भी पाए जाते हैं। हीलियम देखिए, पूरे यूनिवर्स की अगर बात की जाए, यूनिवर्स लेवल पे बात की जाए, तो हीलियम पूरे यूनिवर्स में दूसरा सबसे एबंडेंट एलिमेंट है, रिजर्व्स है, आफ्टर हाइड्रोजन। आपको तो पता है कि स्टार्टिंग में बस हाइड्रोजन और हीलियम थे, फिर हाइड्रोजन और हीलियम का फ्यूजन हुआ, फिर एनर्जी रिलीज हुई, वो सब तो आप जानते हैं। तो अभी भी पूरे दुनिया भर में अगर पूरे यूनिवर्स की बात की जाए तो सबसे अबंडेंट एलिमेंट है या कंपाउंड है हाइड्रोजन, उसके बाद है हीलियम। और जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, हीलियम इज द सेकंड मोस्ट अबंडेंट केमिकल एलिमेंट इन द यूनिवर्स आफ्टर हाइड्रोजन। और हीलियम, लेकिन हमारे धरती पे हीलियम कम है। पूरे यूनिवर्स में हीलियम बहुत अमाउंट में है, लेकिन हमारे धरती पे, हमारे अर्थ के ऊपर हीलियम कम है। क्यों, वो भी ज़रा समझते हैं। वाई देयर इज स्कैरसिटी ऑफ हीलियम ऑन अर्थ? क्योंकि वैसे तो ये बहुत अबंडेंट है पूरे दुनिया भर में, और पूरे दुनिया भर का 23% मैटर बस हीलियम ही है अगर यूनिवर्स की बात की जाए तो। लेकिन हीलियम का वेट काफ़ी कम होता है, ये तो बात आपको पता है। और वेट कम होने के कारण वो हमारे एटमॉस्फेयर से एस्केप कर जाता है। वो एकदम अपर एटमॉस्फेयर एरिया में रहता है, 400 किलोमीटर हाइट पे रहता है, आयनोस्फेयर वाले या उससे भी ऊपर वाले जोन में। और यही कारण है कि अर्थ के सरफेस पे हीलियम को बहुत कम मात्रा में पाया जाता है। आपको पता है हीलियम बहुत हल्का होता है, इसी कारण से गुब्बारों के अंदर हीलियम भर दिया जाता है ताकि वो गुब्बारे उठने लगें, उड़ने लगें। तो ये इस्तेमाल होता है हीलियम का, एंड दैट इज वाई सिंस हीलियम इज वेरी लाइट इट एस्केप्स इन द आउटर एटमॉस्फेयर, एंड दैट इज वाई इट इज अ रेयर कमोडिटी ऑन अर्थ सरफेस। और यही कारण है कि जिन कंट्रीज के ग्राउंड के अंदर हीलियम रिजर्व्स हैं उन कंट्री को इसका एडवांटेज मिलता है। जैसे कि अमेरिका के पास दुनिया का सबसे ज़्यादा हीलियम रिजर्व है, उसके ग्राउंड के अंदर कुछ पहाड़ों के अंदर कुछ हीलियम इकट्ठा हुए हैं, और इस कारण से अमेरिका दुनिया का सबसे बड़ा हीलियम रिजर्व वाला कंट्री भी है, और सबसे ज़्यादा हीलियम रिजर्व वो प्रोड्यूस भी करता है, हीलियम गैस वो प्रोड्यूस भी करता है। पूरे दुनिया का 55% हीलियम अकेला अमेरिका प्रोड्यूस करता है, उसके बाद 32% कतर प्रोड्यूस करता है। तो ये दोनों मिलकर के लगभग 90% हीलियम पूरे दुनिया का प्रोड्यूस कर देते हैं। हीलियम के कई सारे यूजेज भी हैं। सबसे इंपॉर्टेंट यूज है इसका MRI स्कैनर्स में, जो MRI कराते हैं लोग, उसमें इसका इस्तेमाल होता है हीलियम का। उसके अलावा वेल्डिंग्स में, लैबोरेटरीज में या बलून्स में, मैंने जैसे आपको बताया, हीलियम का इस्तेमाल किया जाता है। अभी करंट न्यूज़ ये है कि इंडिया तो हीलियम ज़्यादा प्रोड्यूस करता नहीं है, तो इंडिया डिपेंड्स ऑन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका फॉर इट्स हीलियम रिक्वायरमेंट। लेकिन अब यूएस ने अनाउंस किया है कि वो अपनी हीलियम प्रोडक्शन को कट डाउन करेगा और हीलियम एक्सपोर्ट को भी कट डाउन करेगा, और इस कारण से अब इंडियन इंडस्ट्री जो हीलियम पे बेस्ड है उनको काफ़ी ज़्यादा नुकसान होने वाला है। और इसी कारण से इंडिया ने ये बात रेज की है विथ यूएस अथॉरिटीज़ कि भाई हीलियम के एक्सपोर्ट को आप कट डाउन ना करें। अभी हीलियम के बारे में थोड़ा और समझ लेते हैं। देखिए, हीलियम इज ए कलरलेस, ऑर्डरलेस एंड टेस्टलेस गैस। इट इज़ इनर्ट एज वेल एज नोबल गैस। अभी मैं इनर्ट और नोबल गैस में मान के चल रहा हूँ कि आपको पता है कि ये क्या होते हैं। आप कमेंट सेक्शन में लिख के बता भी सकते हैं द डिफरेंस बिटवीन इनर्ट एंड नोबल गैस। अगर नहीं पता है तो लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन, मैं कल डिस्कस कर लूँगा द डिफरेंस बिटवीन द टू टर्म इनर्ट एंड नोबल गैस। बट हीलियम इज कलरलेस, ऑर्डरलेस, टेस्टलेस एंड इनर्ट एज वेल एज नोबल गैस। इसका इस्तेमाल जैसा कि मैंने आपको बताया MRI स्कैन्स में, रॉकेट्स में या न्यूक्लियर रिएक्टर
में किया जाता है। एक और इंपॉर्टेंट बात हीलियम को लेकर के कि इसको लिक्विफाई किया जा सकता है एट -270 डिग्री सेल्सियस। इतने कम टेम्परेचर पे जब इसको ले जाया जाएगा तभी जाकर के लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट होगा। और ये हीलियम हैज लोवेस्ट बॉइलिंग पॉइंट। पूरे दुनिया भर में जितने भी एलिमेंट्स हैं, जितने भी कंपाउंड्स, उसमें सबसे कम, सबसे लो टेम्परेचर वाला बॉइलिंग पॉइंट वाला कंपाउंड है हमारा या एलिमेंट है हीलियम, -270 डिग्री सेल्सियस। हाइड्रोजन भी -250 डिग्री सेल्सियस, 252 के आसपास में वो लिक्विफाई हो जाता है। हीलियम -270 डिग्री सेल्सियस पर जाकर के लिक्विफाई होता है। इंडिया में हीलियम मिलता है लेकिन काफ़ी छोटे अमाउंट में, एंड दैट टू इन राजमहल हिल्स, दैट इज इन झारखंड। ये देखिए यहाँ पे राजमहल हिल्स है जो झारखंड के अंदर है, यहाँ पे थोड़ा बहुत हीलियम रिजर्व्स अवेलेबल हैं। इस टॉपिक के बेसिस पे हमने आपको ये प्रैक्टिस क्वेश्चन दे रखा है। यू कैन अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। द नेक्स्ट आर्टिकल इज टेकन फ्रॉम नेशनल सेगमेंट। इट इज अबाउट अनंगपाल 2. This topic is important from our syllabus paper 2, events of historical importance point of view. So देखिए अनंगपाल हैं कौन? देखिए अनंगपाल, इनका दूसरा नाम अनंगपाल तोमर भी है एंड ही बिलोंग्स टू तोमर डायनेस्टी। ये तोमर डायनेस्टी ने हमारे देश के दिल्ली और आसपास के एरिया इंक्लूडिंग हरियाणा पे रूल किया है फॉर 4 सेंचुरीज, फ्रॉम 8th to 12th सेंचुरी। तोमर डायनेस्टी ने दिल्ली पे राज किया है। और अनंगपाल 2 तोमर डायनेस्टी के ही किंग थे एंड ही लिव्ड इन 11th सेंचुरी। तो 11th सेंचुरी के आसपास ही रूल्ड दिल्ली। और अनंगपाल का इंपॉर्टेंस ये है कि उन्होंने उस टाइम का जो शहर इंद्रप्रस्थ था वहाँ पे काफ़ी सारा पॉपुलेशन सेटल कराया, सिटीज़ को डेवलप किया और उसका नाम दिया है दिल्ली। ये है सिग्निफिकेंस अनंगपाल तोमर का कि दिल्ली जो आज शहर है उसका पहले नाम इंद्रप्रस्थ हुआ करता था और वहाँ पे कोई खास डेवलपमेंट नहीं था। वहाँ पे इन्होंने कई सारे इस तरह के आर्किटेक्चर्स बनवाए, उसके अलावा कई सारे लोगों को सेटल कराया और उसका नाम रखा दिल्ली। इनके इंपॉर्टेंट जो आर्किटेक्चर्स इन्होंने डेवलप कराए हैं जैसे कि लाल कोट फोर्ट, लाल कोट किला। ध्यान रखना लाल किला और लाल कोट किला दो अलग अलग हैं। तो लाल कोट किला बनाया है अनंगपाल जी ने। उसके अलावा अनंगतल बावली एक तरह का रिजर्वायर है पानी का, ये भी अनंगपाल ने बनवाया है दिल्ली में। ये दो इंपॉर्टेंट जगह हैं जो अनंगपाल ने बनवाए हैं, कंस्ट्रक्ट करवाए हैं। अनंगपाल तोमर या अनंगपाल 2 वॉज सक्सीडेड बाय हिज ग्रैंड सन पृथ्वीराज चौहान। और पृथ्वीराज चौहान दिल्ली को रूल कर रहे थे, आसपास के एरिया को रूल कर रहे थे, तो आपको पता है। और उन्होंने फर्स्ट बैटल ऑफ तराई में मोहम्मद गोरी को हरा भी दिया था। लेकिन फिर जो सेकेंड बैटल ऑफ तराई हुई, तराई आपको पता है आज के टाइम में हरियाणा स्टेट के अंदर है। सेकेंड बैटल ऑफ तराई में पृथ्वीराज चौहान मोहम्मद गोरी से हार गए। सेकेंड बैटल ऑफ तराई वाज 1492। और उसके बाद फिर मोहम्मद गोरी जब उसने पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया, उसके बाद से दिल्ली के अंदर दिल्ली सल्तनत का शुरुआत हुआ। अभी करंट न्यूज़ क्या है? ये तो अनंगपाल 2 जी के बारे में बात हो गई। अब करंट न्यूज़ ये है कि भारत सरकार ने कमेटी बनाई है जो अनंगपाल 2 के कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशंस को हाईलाइट कराएगा। ये कमेटी को हेड करेंगे बीजेपी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है बृजभूषण सिंह। ये नाम याद करने की ज़रूरत नहीं है। इस कमेटी को काम दिया गया है कि वो पॉपुलराइज करेंगे कि तोमर्स की हिस्ट्री क्या रही है दिल्ली में और कैसे महाराजा अनंगपाल ने दिल्ली शहर को बसाया है। The next article is taken from environment segment. It is about cheetah translocation in India, and this topic is important from our syllabus paper 4 environment point of view. So देखिए सबसे पहले चीताज के बारे में समझते हैं। चीता इंडिया के अंदर ख़त्म हो चुके थे। They were officially declared extinct बाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन 1952। पूरी तरह से ख़त्म हो गए थे क्योंकि इंडिया के छत्तीसगढ़ के महाराज रामानुज प्रताप सिंह देव कोरिया ने 3 चीता बचे थे, बस उन तीनों को भी मार डाला इन 1947। अब ये नाम वाम याद करने की ज़रूरत नहीं है, बस मैंने ऐसे ही आउट ऑफ इंटरेस्ट शेयर कर दिया। अब ये मत याद रखने लगना कि किसने चीता को मारा था, आखिरी चीते को। लेकिन ऐसा इंडिया भारत सरकार के आर्काइव्स के हिसाब से ये जो महाराजा हैं छत्तीसगढ़ के 3 ही चीते बचे थे, उनको भी जा के मार दिया 1947 में। और 1952 में भारत सरकार ने फिर ऑफिशियली डिक्लेयर कर दिया कि हमारे यहाँ के चीता ख़त्म हो चुके हैं। अभी चीताज किस तरह के होते हैं, उनके स्पीसीज़ के बारे में समझते हैं, फिर करंट न्यूज़ पे आएंगे। तो देखिए चीता मेनली 2 तरह के होते हैं, अफ्रीकन चीता या एशियन चीता। ये 2 स्पीसीज़ होते हैं चीता के। अफ्रीकन चीता जो है उसका IUCN स्टेटस वल्नरेबल है क्योंकि इसकी संख्या काफ़ी ज़्यादा है, अभी भी पूरे दुनिया भर में। ये अफ्रीका में मिलता है इस एरिया में, और इसकी 6,500 से 7,000 तक पॉपुलेशन अभी भी है पूरे दुनिया भर में, इसीलिए इसका IUCN स्टेटस है वल्नरेबल। साइट्स के अंदर इसका अपेंडिक्स 1 स्टेटस है, मतलब इसका इंटरनेशनल ट्रेड पे काफ़ी ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन है, लिमिटेशन है। साइट्स आई होप यू नो दैट लिमिट्स और रिस्ट्रिक्ट्स इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीसीज।
अगर एशियन चीता की बात की जाए तो ये इसका IUCN स्टेटस क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, क्योंकि दुनिया भर में बस 40 से 50 ही बचे हैं, और वो भी बस ईरान एरिया में। तो ये देखिए ईरान, यहाँ पे कुछ एशियन चीता बचे हुए हैं। अफ्रीकन चीता 6500 से 7000 है, जबकि एशियन चीता बस 40 से 50 हैं इन ईरान। दैट इज़ वाई इट इज़ क्रिटिकली इंडेंजर्ड। साइट्स में तो ये भी अपेंडिक्स 1 के अंदर है, मतलब हाईएस्ट प्रोटेक्शन इसको भी मिला हुआ है। अफ्रीकन और एशियन चीता के बीच का अंतर भी थोड़ा देख लेते। देखिए हमारा जो एशियन चीता होता है वो साइज में थोड़ा छोटा होता है और ज़्यादा पीले कलर का होता है। ये देखिए ये है एशियन चीता, ये है अफ्रीकन, ये थोड़ा सा डार्क कलर का है, ब्लैक धब्बे इस पे ज़्यादा हैं। ये है एशियन चीता, ये अफ्रीकन चीता। तो एशियन चीता छोटा होता है, पेलर होता है, मतलब येलो कलर का ज़्यादा होता है। उसके अलावा ये ज़्यादा थोड़ा कैट लाइक दिखता है, ये मतलब बिल्ली जैसा थोड़ा ज़्यादा दिखता है एशियन चीता, जबकि अफ्रीकन चीता का स्ट्रक्चर थोड़ा अलग होता है। अभी समझते हैं करंट न्यूज़ को। देखिए चीता री इंट्रोडक्शन प्रोग्राम वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने प्रपोज किया था लगभग 6 से 7 साल पहले कि अफ्रीका से कुछ चीता इंडिया के अंदर ले आते हैं। ये एक प्रपोजल था वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया का, लेकिन इस प्रपोजल के अंदर बोला गया कि अफ्रीका से लाएंगे चीता, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रिस्ट्रिक्शन लगा दिया ऑन द ग्राउंड कि हो सकता है कि इन चीताज़ को अफ्रीका से इंडिया लाने के बाद इंडिया के जो लोकल स्पीसीज हैं उनको खतरा हो जाए। इन्वेसिव स्पीसीज हो सकते हैं ये अफ्रीकन चीताज़। आपको तो मैं बता चुका हूँ द कॉन्सेप्ट ऑफ इन्वेसिव स्पीसीज, मतलब बाहर से अगर कोई स्पीसीज ला करके आप अपने इन्वायरमेंट में डालते हैं तो हो सकता है कि वो आपके इन्वायरमेंट को ख़राब कर दे। तो इस कारण से, इन सब कंसर्न्स के कारण सुप्रीम कोर्ट ने इंट्रोडक्शन प्रोग्राम ऑफ चीताज़ फ्रॉम अफ्रीका टू इंडिया को बैन कर दिया था, स्टे लगा दिया था उसके ऊपर। लेकिन अब करंट न्यूज़ ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने ये स्टे को लिफ्ट कर लिया है और अब अलाउ कर दिया है कि चीताज री इंट्रोड्यूस कराए जा सकते हैं इंडिया के अंदर फ्रॉम अफ्रीका। और ये जो अब चीताज हैं वो नामीबिया और साउथ अफ्रीका से अब लाए जाएंगे। नामीबिया और साउथ अफ्रीका में ही सबसे ज़्यादा चीताज पाए जाते हैं। ये देखिए ये एरिया में सबसे ज़्यादा अफ्रीकन चीताज पाए जाते हैं और ये दे आर नोन एज टू हैव लार्जेस्ट पॉपुलेशन ऑफ चीताज इन द वर्ल्ड। वहाँ से चीता लाए जाएंगे इंडिया के अंदर और इंडिया के अंदर पालपुर कूनो सेंचुरी ऑफ मध्य प्रदेश में इनको रखा जाएगा ऑन एक्सपेरिमेंटल बेसिस। और ये दुनिया में पूरी पहली बार ऐसा हो रहा है, फॉर द फर्स्ट टाइम इट इज़ हैपनिंग इन द वर्ल्ड दैट सच ए लार्ज कार्निवोर इज बीइंग रीलोकेटेड फ्रॉम वन कॉन्टिनेंट टू अदर। ये पालपुर कूनो सेंचुरी के बारे में भी समझ लेते हैं। ये मध्य प्रदेश के अंदर है और गुजरात के गिर फॉरेस्ट के बाद यहीं पे सबसे ज़्यादा एशियाटिक लायंस पाए जाते हैं। और इस कानो पालपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को नेशनल पार्क का स्टेटस दे दिया गया था इन 2018। इस टॉपिक के बेसिस पे हमने आपको ये प्रैक्टिस क्वेश्चन दे रखा है। यू कैन अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। The next article is taken from Assam segment. It is about Guru Gopinath Award to Indra P.P. Bora, and this topic is important from our syllabus paper 6 Assam issues point of view. So Indra P.P. Bora जी के बारे में समझते हैं। She is an internationally renowned dancer. 3 तरह के क्लासिकल डांस में इनका एक्सपर्टाइज है, भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी एंड सत्रिय डांस। आसाम के अंदर इनको मेनली जाना जाता है फॉर सत्रिय डांस, लेकिन ये भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी में भी एक्सपर्ट है और इनको कई सारे अवार्ड्स मिल चुके हैं। फॉर एग्जांपल इनको संगीत नाटक अकादमी अवार्ड मिल चुका है 1996 में, पद्मश्री अवार्ड मिल चुका है पिछले साल 2020 में और इनको हाल फिलहाल में गुरु गोपीनाथ अवार्ड मिला है और इसी कारण से ये न्यूज़ में है। तो हो सकता है आने वाले APS एग्जाम में तो कम से कम इनके बारे में पूछा जा सकता है। गुरु गोपीनाथ अवार्ड के बारे में भी समझ लेते हैं। दिस अवार्ड इज गिवन बाय गवर्नमेंट ऑफ केरला। इट इज़ हाईएस्ट नेशनल अवार्ड गिवन बाय गवर्नमेंट ऑफ केरला। गुरु गोपीनाथ केरला को बिलोंग करते थे, जिनके नाम के बाद ये गुरु गोपीनाथ अवार्ड शुरू किया गया है। और गुरु गोपीनाथ इज नोन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग कथकली डांस इनटू अ पॉपुलर लोकल डांस ऑफ केरला जिसका नाम है केरला नट्टम। तो कथकली को उन्होंने थोड़ा सा रीडिफाइन किया, रीडेवलप किया और वहाँ पे उन्होंने एक लोकल डांस पॉपुलराइज किया है केरला नट्टम। और गुरु गोपीनाथ को सबसे रिस्पेक्टेड माना जाता है इन द फील्ड ऑफ डांस इन केरला और उनके नाम के बाद ये गुरु गोपीनाथ अवार्ड स्टार्ट किया गया है जो असम के इंदिरा P.P. बोरा जी को दिया गया है हाल फिलहाल में। In our segment, most probable PG topics for upcoming APSC, today we'll cover topic number 497 to 499. Topic number 497 is about Mida Mefi festival. It is the most important ancestor worship communal festival of the Ahom religion celebrated by Ahom people. Please attempt this question based on topic number 497. Topic number 498 is about Jonbil Mela. It is held in Morigao district every year. For century, Jonbil Mela is organized on the next Thursday of Magh Bihu. People exchange their goods by barter system in Jonbil Mela. According to historical facts,
royal marriage between Prince of Goba king, namely Langbor, and Princess of Jayantia king, namely Hilai, took place along the bank of Jonbil during 15th century on the next Thursday of Magh Bihu. The Jonbil Mela started on this day of this royal marriage. Please attempt this question based on topic number 498. Topic number 499 is about Jatinga festival. It is celebrated in Dima Hasao in months of September to November. An unusual phenomena of birds coming from different places and falling in the fires happen in Jatinga. ये तो आपने भी सुन रखा होगा. अब इसको अभी तक एक्सप्लेन नहीं किया जा सका है. द मिस्ट्री हैज स्टिल रिमेन अनरिजॉल्व्ड कि कैसे चिड़िया आती है और वो आग के अंदर गिर जाती है. बोला जाता है कि कुछ रेडिएशंस आते हैं जो वो देख नहीं पाती हैं और फिर वो आग में गिर जाती हैं, बट स्टिल दिस मिस्ट्री रिमेन्स अनरिजॉल्व्ड. और इस कारण से जतिंगा फेस्टिवल सितंबर से नवंबर में होता है इन द डीमा हसाओ एरिया डिस्ट्रिक्ट. इस टॉपिक के बेसिस पे हमने आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन दे रखा है. प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन. This is the answer of question number 494 to 496 that we had given in yesterday's newspaper analysis. Today's question can be attempted by students and you can submit the answer in the comment section. We will be sharing answer of these questions in tomorrow's newspaper analysis. कल जो हमने प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया था उसका आंसर देख लेते हैं. आधार इज अ 16 डिजिट नंबर. इट्स रॉन्ग. इट्स 12 डिजिट नंबर. आधार कार्ड इज बोथ प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी एंड प्रूफ ऑफ सिटीजनशिप. इट्स रॉन्ग अगेन. इट्स प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी ओनली. इट्स नॉट प्रूफ ऑफ सिटीजनशिप. So the correct answer will be option D, none. Second question was about lithium ion battery that are significantly cheaper. This is wrong. It is significantly costlier as compared to the other batteries. In battery, anode is negatively charged while cathode is positively charged. Absolutely correct. So the correct answer will be option B. And which of the following organization publishes World Happiness Report? Answer is United Nations Sustainable Development Solutions Network, option D. That's all from our side for today. Thanks for watching.